अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करते हैं एक दिलचस्प मुलाकात की। सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने गुज़श्ता रात ये बताया कि एक शादी की तकरीब में उनकी और दीगर कुछ सहाफ़ियों की, जिसमें मालिक साहब भी थे, जिसमें हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी मौजूद थे सिटिंग में, वहाँ पर मुलाकात हुई साबिक आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब से। अब वहाँ पर ज़ाहिरी बात है, जब सहाफ़ियों की ये बैठक होती है तो दिलचस्प सवालात भी होते हैं और फिर उसके जवाब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो यकीनन कुछ बातों से बातें निकली और बाजवा साहब ने ये बताया, मुजीबुर रहमान शामी साहब की ज़बानी, उन्होंने उनकी पॉकेट में, उनकी जेब में कुरान पाक रखा हुआ था, जिसको निकाल के उसकी कसम खाकर, अपनी वालिदा की कसम खाकर, दीगर कसमें खाकर ये बताया कि उन्होंने अमरीका के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं गिराया। फिर ये भी कहा कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था और अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी उन्होंने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, ना ही ऐसा कोई मुतालबा या तकाजा किया था। अब ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं इसके ऊपर कि जो बाजवा साहब बात कर रहे हैं और शामी साहब के बकौल इतनी कसमें खाकर उन्होंने बात की है, तो क्या ये दुरुस्त बात हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी कन्विक्शन से और फिर मुख्तलिफ अकाउंट से हमें पता चलता रहा कि मुबैना तौर पर या मुमकिन तौर पर कमर जावेद बाजवा का क्या किरदार रहा उस वक्त और क्या हो सकता है और किस किस तरह से मुलाकातें हुई और सारा कुछ। बट क्या ये बयान दुरुस्त है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। और महमूद, आपसे ही जानना चाहूँगी सबसे पहले, जब आपने ये सारा का सारा अकाउंट सुना और यकीनन आपकी फिर बात भी हुई होगी, तो क्या आपका इम्प्रेशन क्या है? ये जो बाजवा साहब कह रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या पेश आई, या वो जो कस्में उठा उठा के इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, आप समझती हैं ठीक है? देखिए लीना, ज़रूरत तो शायद इसलिए पेश आई होगी कि जो प्रोजेक्ट इमरान जिस तरीके से लॉन्च हुआ था 2017 के अंदर, ख़ासतौर पे जो बाजवा साहब का किरदार था, और इनके ऊपर ही बार बार उस पर सवालात भी उठते हैं कि आपने क्या सोच कर ये चीज़ की। क्योंकि देखिए, प्लान तो जो वैसे तो खैर पुराना था, लेकिन जो 2017 में चीज़ें हुई अलॉन्ग विद जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट, तो वो इतना बड़ा डिज़ास्टर निकला। उम्मीदें तो बड़ी बड़ी थी कि ये आएंगे तो पता नहीं ओवरसीज़ कितने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बाहर से कितना पैसा गवर्नमेंट दे देंगी, क्या चीज हो जाएगी। लेकिन हमने देखा इन्हीं के दौर के अंदर नेगेटिव ग्रोथ हुई, टैक्स कलेक्शन नेगेटिव हो गई, इतना ज्यादा जो चीजें थी वो उम्मीदों। और फिर उसके अलावा हमने क्या देखा कि उस्मान बुज़दार और फराह गोगी की दास्तानें हमने सुनी। तो जब इस तरह की चीजें हुई तो फिर उनको अंदाजा हुआ कि ये तो इसका प्रेशर, नाम तो हमारा आता है, चेहरा भी हमारा सामने आता है, लोग हम पर तनकीद करते हैं डायरेक्टली, तो फिर इसका शायद वो प्रेशर नहीं ले सके। तो मैं जरा, मेरे ख्याल में वजह तो ये है कि इस बार भी हो सकता है वो हर वक्त, और तब से वो लेकर ना अब तक अपनी सफाइयां ही देते हैं। आपने देखा है काफी ज्यादा ऑफ द रिकॉर्ड भी इंटरव्यूज दिए उन्होंने, बातें सामने आई, फिर उनका मौकफ जो है वो बहुत से लोग देते हैं, वो बताते हैं कि क्या उन्होंने कहा। तो खैर, अब इसके अंदर ये जरा एक एक करके ना चीजें देख लेते हैं। जहां तक अलीना मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने की बात है, अच्छा, वो हमने देखा कि वाकई उनकी जब तबीयत खराब हुई, हमें नहीं पता कि प्लेटलेट्स उनके जब डाउन होते, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स तो हमें यास्मीन राशिद साहिबा ने वो सामने लेकर आई थी, वो बताती थी हमें। तो एक बयानिया तो उनकी बीमारी के बारे में, उनकी जो रिपोर्ट भी पब्लिक हुई, वो तो यास्मीन राशिद साहबा और पीटीआई की गवर्नमेंट ने बनाया था। तो जब ये सब कुछ हुआ तो हमें तो जिस चीज का पता है वो ये है कि मिलिट्री ने भी फिर ये कहा कि अगर जेल में मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ हो जाए, जो कि सही बात है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक बहुत सीनियर लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो क्राइसिस बन जाएगा उनके लिए भी, क्योंकि वो फेस ऑफ द इमरान गवर्नमेंट भी थे ना। तो ना सिर्फ ये कि हुकूमत वक्त के लिए, बल्कि एक मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी वो एक क्राइसिस बन जाएगा। तो वो बर्डन ये उठाने को तैयार नहीं थे। आप अगर पीटीआई के लोगों से भी ये बात पूछे तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट्स भी उस वक्त जो सामने आ रही थी, लेकिन कुछ लोग थे पीटीआई के अंदर जो इस हक में नहीं थे कि वो बाहर जाए। लेकिन तब फिर जब ये सब कुछ हुआ कि अगर उन्हें कुछ हो ना जाए, क्योंकि उनकी एक पूरी हिस्ट्री है उनकी बीमारी की भी, उनके बाईपास, उनके हार्ट की जो कंडीशन है, सारा कुछ, तो इसलिए ये रिस्क मिलिट्री चाहती थी कि ना लें, और इसलिए एक उन्होंने भी गवर्नमेंट से कहा कि आप इस चीज को देखें। और फिर बाद में काबीना ने फैसला भी किया। अच्छा, फिर जो आप बात करते हैं कि गवर्नमेंट गिराने की जो बात होती है, अच्छा, इसके अंदर भी अलीना ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि उम्मीदें बहुत सारी थी कि ये हुकूमत पता नहीं क्या करेगी, लेकिन वो सामने आ गया विद इन अ ईयर और 2 ईयर्स ही कि ये गवर्नमेंट जो है ये सही नहीं चल रही, इनसे मैनेज नहीं, यानी डिलीवर नहीं कर रहे, गवर्नेंस नहीं इनसे हो रही, एक इनकॉम्पिटेंस थी।
तो फिर क्या हुआ कि वो जो एक सपोर्ट उन्होंने दी थी वो उन्होंने पुल बैक करने का फैसला किया। अब इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल अगर आप अलीना देखें कि जब गिलानी साहब अपने सेनेट की सीट जीते थे, यानी जो पीडीएम सीट जीती थी, तो उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, और उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में बहुत से लोग ऑन द रिकॉर्ड है, उनमें से कुछ तो जिंदा भी हैं, और जिस तरह अहमद लियाकत साहब थे, उन्होंने जो मरहूम, उन्होंने भी इसके बारे में बात की थी कि किस तरीके से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया, कौन उनको लेकर आया। वो एलाइज जो कि पब्लिकली भी कह रहे थे कि हम ये गवर्नमेंट को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो खुश नहीं थे, उनके साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दिन किस तरीके से मैनेज तो किया उस वक्त की मिलिट्री ने, और बाद में फिर उन्होंने बताया भी कि हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अनाउंस कर दिया था तो हमें करना था। तो ये जो प्रेशर बिल्ड हुआ था ना अलीना, इनसे जो सपोर्ट पुल बैक करने का, उसमें एक बहुत अहम किरदार था मियां नवाज शरीफ की वो स्पीच जो उन्होंने गुजरावाला में पीडीएम के जलसे के अंदर, उसके अंदर उन्होंने डायरेक्टली जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया, यानी कि उसके बाद एक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर भी बिल्ड हुआ। और आपको याद है कि उस वक्त की ऑपोजिशन जमातें कहती थी आप सपोर्ट खींच ले, गवर्नमेंट इनकी खुद ब खुद ही गिर जाएगी। तो वो बचा सकते थे ये कि अगर सपोर्ट जारी रखते, लेकिन जब उन्होंने हाथ उठा दिया तो फिर वो ऑटोमेटिकली हमने देखा कि होता रहा। ठीक है, फिर तीसरी चीज एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ना सिर्फ ये कि पहली एक्सटेंशन बल्कि जो दूसरी एक्सटेंशन जो वो चाहते थे, जिसका वो जिक्र नहीं करते, वो तो मतलब आप देख ले कि जो शख्स दूसरी एक्सटेंशन चाहता होगा तो क्या पहली एक्सटेंशन उनका पार्ट ऑफ द प्लान नहीं होगा। तो बात ये है लीना कि उन्होंने पहली एक्सटेंशन की अगर हम बात कर ले तो ये जो पूरा प्लान तो ये था कि जब बाजवा साहब अपनी वो एक्सटेंशन लेंगे 3 साल की, तो उसके बाद सीनियरिटी में जनरल फैज का नाम भी आ जाएगा, तो फिर जनरल फैज आपको अपने होते हुए वो चीफ भी लगवा देंगे। खान साहब का वो जो पूरा 10 साल का पीटीआई वाला प्लान था वो वाली चीज थी, ठीक है ना। और अब तो ये सबको पता है कि वो कौन सी मीटिंग थी जिसके अंदर जनरल फैज खुद समरी लेकर आए थे एक्सटेंशन की, बल्कि शायद अंग्रेजी की भी करेक्शन करा दी गई थी उस समरी की, ये भी हुआ था। तो वहां पर पीटीआई के लोग भी मौजूद थे, और जो जनरल फैज और उनके साथ जो आए थे उन्होंने किस तरीके से खान साहब से कहा कि आप एक्सटेंशन पे जो है वो साइन कर दे, और क्या सारा मामला हुआ। अच्छा, जो दूसरी एक्सटेंशन है वो तो पता है, वो भी यानी कि रिपोर्ट भी हुआ कि उन्होंने गवर्नमेंट से मांगी, यहां तक कि मार्शल लॉ की धमकी दी, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि रिपोर्ट भी हुआ था कि फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फिर अगर लगाना है मार्शल लॉ तो फिर वो लगा ले। उसके अलावा भी जो है, हाँ, उसके अलावा भी आपको याद है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जो इंटरव्यूज वगैरह हुए उसमें पीटीआई की तरफ से भी ये किया गया कि हमने कहा जी आपने एक्सटेंशन नहीं लेनी है, अगर उनसे लेनी है तो आप हमसे ले लें। तो ये जो लेकिन साथ साथ उन्होंने लीना डबल गेम भी खेली। अच्छा, बाजवा साहब की मैंने कहा कि वो गलत बयानी से भी काम लेते हैं और फैक्ट्स को ट्विस्ट करते हैं, मतलब डबल गेम उन्होंने खेली। जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब को जो मैसेज दिया गया कि आप इनके साथ चले जाएं पीटीआई का, और फिर जो आर्टिकल 63A का फैसला इन्फ्लुएंस और मैनेज किया गया पीटीआई के लिए, तो ये चीजें भी उन्होंने की। मतलब वो अब जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं ना, फिर क्या आप समझती हैं, क्या बिलीवेबल है बाजवा साहब की बातें? क्योंकि खुद ही आप कह रही हैं कि काफी अकाउंट्स पर उन्होंने बातें बदली भी हैं, या जो रिपोर्ट हुआ उसके बरखिलाफ भी बातें हुई, फिर तो क्या सारी बातों को फिर माना जाए या सारियों को रद्द कर दिया जाए? मैं वही कह रही हूँ लीना, जिस तरह मैंने बात की है कि कुछ चीजें ना आई मीन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आपको लेनी पड़ती है कि वो फैक्ट्स को ट्विस्ट करते हैं। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही है, अगर वो कहे जी मैंने खुद नहीं ली पहली एक्सटेंशन, जाहिर बात है वो आपके लिए जनरल मैनेज कर दिया, आपके साथ मिलकर ही की ना, ऐसे तो नहीं कर दी थी, ऐसे तो नहीं लेकर दी, ऐसे तो नहीं हो गया था ना भट्टी साहब, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं किया होगा। लेकिन बड़ी कस्में उठा रहे हैं, जिस तरह शामी साहब बता रहे हैं, ये बड़ी सीरियस बात की है उन्होंने। तो भट्टी साहब आपकी क्या इसके ऊपर राय? देखिए मैडम शेख, 3 चीज़ें जन बाजवा ने इसमें कही हैं। एक साजिश हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान हुकूमत के ख़िलाफ़, एक एक्सटेंशन, और एक नवाज शरीफ लंदन यात्रा। अब ये ज़हनों में रहे, बात शुरू करने से पहले बता दूं कि ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड पे कि 2019 में फ़ौज हमसे राब्ते में थी और हमें कहा कि पहले पंजाब ले लें फिर मरकज़ ले लें। शहबाज शरीफ का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि इलेक्शन से 1 महीना पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे और ये वहीं हुए थे। शहबाज शरीफ एंड कंपनी मुसलसल राब्ते में थी, जरदारी साहब एंड कंपनी मुसलसल राब्ते में थी, मौलाना साहब एंड कंपनी मुसलसल राब्तों में थी। ये ज़हनों में रहे। ये जो दूसरी तरफ वदिया जमहूरियत चल रही थी ना, तो एक तरफ ये भी चल रहा था। अब पहले आ जाइए साजिश हरगिज़ नहीं थी। उस्मान बुज़दार तकर्री से ये काम शुरू हुआ, पहली दरार पड़ी, DG/ISI तकर्री पर इख्तलाफात मज़ीद गहरे हो गए, यानी आखिरी ताबूत की में कील लगा। सऊदिया नाराज़गी फैक्टर शामिल हुआ,
नैब मामलात पर इख्तलाफात शामिल हुए, गवर्नेंस मसाइल जो इमरान खान हुकूमत के थे वो इसमें शामिल हुए, अमरीकी नाराज़गी फैक्टर शामिल हुआ, सियासी जमातों और सियासतदानों से इमरान खान की मुसलसल कुट्टी फैक्टर शामिल हुआ, मुँह ज़ोर बनी गाला ग्रुप की हेरा फेरियाँ जो थीं वो शामिल हुई, पंजाब करप्शन कहानियाँ शामिल हुई। तो और फिर इमरान खान, और एक वक्त आया इमरान खान और जन बाजवा के दरमियान चंद शरारती लोग और चंद गलत फहमियाँ फैलाने वाले जो तहरीक इंसाफ से भी थे और मुस्लिम लीग नून के से भी थे, वो भी शामिल हुए। तो एक वक्त आया कि फ़ौज आउट ऑफ वे जाकर मुल्कों से ताल्लुकात ठीक कर करके मुल्क पैसे मांग कर और सियासी मामलात हैंडल कर करके थक चुकी थी, और अंदरूनी और बैरूनी कांटे इमरान खान साहब की राह से चुन कर। और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, ख़ास तौर पर फैज़ हमीद पर फ़ौज पर के अंदर से बड़ा प्रेशर था कि कुछ उनको भी करने दें, वो परवेज़ इलाही के बकौल के नैपियाँ बदलना ज़रा बंद कर दें, कुछ उनको भी करने दें। और लिहाजा जब हफीज़ शेख हारे, यूसुफ रज़ा गिलानी जीते सेनेट में, तो उसके बाद इत्माद का वोट आखिरी फ़ौज ने कन्वे किया कि अब हम बहुत थक गए हैं, मेहरबानी करें अब अपने मामलात चलवाएं, और उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था, नाराज़गियाँ वगैरह सारी। लिहाजा फ़ौज न्यूट्रल हुई, पीछे हटी, और जो जरदारी साहब से एक तबका दरमियान से राब्ते में था, MQM से जो राब्ते में था, और बाकी सारों से जो राब्ते में था, वो एक्टिव हुए, तरीक़े अदम एतमाद पेश हुई। और उसके बाद ऑन द रिकॉर्ड है कि जन बाजवा दो कोशिशें करते रहे कि एक, इमरान खान हुकूमत बच जाए, और दूसरा, अगर इमरान खान हुकूमत जाती है तो इलेक्शन में चले जाएं, यानी इमरान खान के खिलाफ तरीक़े अदमात वापस हो जाए और 1-2 महीने बाद इमरान खान इलेक्शन करवा देंगे। ये आखिरी लम्हों तक कोशिशें होती रहीं। और फिर इमरान खान की वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर वाली भी आपको पता है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी को आखिरी फ़ोन किया था जन बाजवा ने, और इमरान खान ने कहा कि नहीं अब बात नहीं होगी, अब मैं लॉन्ग मार्च लेकर निकलूँगा। और उसके बाद हुकूमत जाने वाली थी, ये PDM हुकूमत, और इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन बहरहाल वो नहीं हुआ। तो ये साजिश नहीं थी, फ़ौज न्यूट्रल हुई और आखिरी वक्त तक कोशिश करती रही इमरान हुकूमत चली जाए मगर इलेक्शन हो जाए। दूसरा एक्सटेंशन था, अगर सेकंड एक्सटेंशन की बात है तो वो यस, वो इंटरेस्टेड थे और सारी पार्टियां इंटरेस्टेड थी। लेकिन थर्ड एक्सटेंशन की जो बात करते हैं कि जिसमें इमरान खान साहब इंटरेस्टेड थे 1 साल के लिए या गैर मुइना मुद्दत के लिए, और लेकिन दरमियान में फ़ौज के 1-2 जनरल थे, वो एक लंबी कहानी है, वो 1 साल के लिए कोशिश कर रहे थे कि जन बाजवा को एक्सटेंशन मिले। उसके बाद चूंकि उनका नंबर आना था, लिहाजा वो अपने तौर पे कोशिश करते रहे। वो हाँ, ये ठीक है कि जन बाजवा किसी और जनरल साहब को आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे और इमरान खान भी एक्सटेंशन देना चाहते थे, लेकिन जन बाजवा इंटरेस्टेड नहीं थे। और उन्होंने ये कन्वे किया, मलिक अहमद साहब मौजूद हैं, ये लंदन में मिलने जा रहे थे, ये फ़ौज और नून लीग के दरमियान आखिरी मसालतकार थे, बाकी पीछे 5-6 आए गुजर गए, ये आखिरी थे। तो हीथ्रो एयरपोर्ट से निकले तो जन बाजवा ने इनको फ़ोन किया और कहा कि जाके मियाँ साहब को बता दीजिएगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक्सटेंशन में, बाकी मामला दुरुस्त करें। और लिहाजा वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। मलिक अहमद साहब को कभी भी आप ले सकते हैं इस पे, ये आखिरी चंद दिनों की बात है जब ये आखिरी मरतबा लंदन जा रहे थे, उसके बाद हुकूमत तरीके अदम एतमाद आई और हुकूमत चली गई। ये वही जिसको इमरान खान लंदन प्लान कहते हैं, और उसके बाद की बिल्कुल बात ना। जी। अच्छा, तीसरी है नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने की में फ़ौज का किरदार। जी बिल्कुल, फ़ौज का किरदार था। नवाज शरीफ से ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ बाहर गए थे। नवाज शरीफ से जेल में मुलाकातें भी हुई। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, ज़ुबैर उमर साहब, मलिक अहमद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना तनवीर साहब और पता नहीं कितने, ये सारे रातों को रात जगे भी हुए। मरियम नवाज साहबा का ट्विटर भी अचानक खामोश हो गया जब डील के करीब पहुंच गए थे, और इस मामले पर इमरान हुकूमत को कन्विंस भी किया गया, लॉबिंग भी की गई। मेडिकल रिपोर्टों पर नवाज शरीफ साहब के काम भी हुआ, और फ़ौज ना चाहती तो नवाज शरीफ साहब कभी बाहर नहीं जा सकते थे। नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने में फ़ौज का किरदार था, और ये किस सतह पर था
कितने लोग इन्वॉल्व थे, किस किस की आशीर्वाद थी, ये एक अलहदा कहानी और ये बड़ी लंबी कहानी है। नहीं सर, ये अलहदा कैसे, किस सतह पर था आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि फौज का था और बाजवा साहब का नहीं था, वो आर्मी चीफ थे, वो चीफ थे पूरी फौज के, ऐसे कैसे हो सकता? जी मैंने इसलिए कहा है ना कि ये बजाय, क्योंकि ये इसमें 9 मुलाकातें बड़ी हैं, मैं इसमें ये, और 9 मुलाकातें सिर्फ ये थी कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया जाए। और एट द एंड ऑफ द डे आपके मुताबिक फौज ने आशीर्वाद दी, यानी बाजवा साहब की आशीर्वाद और उनका किरदार था? जी फौज का किरदार था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। तो बाजवा साहब जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं आपके मुताबिक? जी ये इस मामले में मुझे वो हकायक के मुताबिक बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो सर ये बड़े इल्ज़ामात भी लगे हैं, बाकी 2 चीज़ें आपने कहीं उससे मुतल्लिक भी, क्या बाजवा साहब का कोई इरादा है, क्योंकि अब तो उनके ऊपर से वो जो 2 साल वाली पाबंदी है वो भी हट जाएगी इस साल, तो क्या वो आके कहीं फोरम पर पेश होंगे या अपने खिलाफ जो सारे इल्ज़ामात हैं या कुछ हैं उसका जवाब देने का ऑफिशियली इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, वो किसी भी फोरम पे, वैसे तो वो आपको पता ही है, ये उनकी यही एक खूबी और यही एक उनकी वीकनेस है कि वो कहीं ना कहीं दरमियान में आके कोई ना कोई बात कर जाते हैं, लेकिन वो किसी भी फोरम पे हुकूमत बुलाएगी, किसी भी फोरम पे अदलिया बुलाएगी, वो खुद क्यों नहीं? इल्जाम इतने बड़े बड़े लगे उनके ऊपर, तो अपनी सफाई का मौका तो उनको मिलना चाहिए। फिर 2 ऑप्शन है, या तो रिपोर्ट कार्ड में खुद एक दिन आ जाए, मुझे हटा के सीट पे बैठ जाएं, या डी चौक पे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाएं। भाई कोई बुलाएगा, अब जो जितने भी लोग हैं, वैसे क्यों नहीं कर सकते? उनको मसला है क्या? बुलाए ना उनको, और जिस दिन ये बुलाएंगे 90% ये कपड़े उतर जाएंगे। मैंने कपड़े उतर जाए के मुअज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये जो इधर उधर बातें करते फिर रहे हैं ना, जिस दिन बुलाएंगे जन बाजवा को और जन बाजवा बोलेंगे, हकायक के साथ बोलेंगे, उस दिन माशाल्लाह कोई भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाए। एक छोटी सी ब्रेक की मुझे इजाजत दीजिएगा भट्टी साहब, आपकी भी राय और बाकी सब की भी मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर ये जो बात हुई है जरा राय शामिल करें, पर आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा ने जो अभी एक रीसेंट निजी तकरीब में बयान दिया है या फिर उन्होंने बात की है सीनियर सहाफ़ियों से, उसमें कितनी सदाकत हो सकती है या कितना दुरुस्त हो सकता है बयान। महमल ने भी और भट्टी साहब ने भी ब्रेक से पहले ये कहा है कि वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, गलत बयान नहीं कर रहे बाजवा साहब। सलीम साफ़ी साहब, आपका क्या तज्जिया है? देखिए 3 इशूज़ है, पहले साजिश की, दूसरी नवाज शरीफ को भिजवाने की और तीसरा एक्सटेंशन की। जहाँ तक साजिश का मामला है तो मेरे ख़्याल में उन्होंने कोई साजिश नहीं की थी इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़। जिस तरह अमेरिका की बात में कोई वज़न नहीं है तो इसी तरह इसमें भी वज़न नहीं है। हाँ ये था कि इमरान ख़ान की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने बाजवा साहब की सरबराही में कड़ी की थी और फिर उनको मुख्तलिफ सहारे दिए हुए थे, उनके लिए उनके मुखालिफिन को दबा के रखा था। अलबत्ता जब इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए तो उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट ने और फ़ौज ने वो सपोर्ट विड्रा किया। तो जब वो विड्रा किया तो वो इमारत धड़ाम से ख़ुद ब खुद गिर गई। अब अगर उस सपोर्ट विड्रा करने को आप ये नाम देते हैं कि साजिश थी तो फिर तो ठीक है, लेकिन साजिश वो इसलिए नहीं थी कि ये बात आलानिया तौर पर इमरान ख़ान को बताया गया था कि मज़ीद हम न्यूट्रल रहेंगे और आपके लिए गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ये कामरा की मुलाकात में भी दोनों सर्विसेज चीफ के मौजूदगी में भी उनको बताया गया था और ये पब्लिकली भी उन दिनों हमें भी ये सियासतदान मिलते थे जो मुख्तलिफ MQM के और बाप पार्टी के, वो कहते थे यार कोई फ़ोन ही नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे तो बात ये थी कि फ़ौज न्यूट्रल हो गई थी। जो नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की बात है तो ये तो ऑब्वियस है कि उस पूरे मामले में ISI का बुनियादी किरदार था और बाद में ठीक है, हमें बाद में हक़ाइक़ का पता चला। शुरू में हम भी ये समझते थे, हमें तो यास्मीन राशिद साहिबा उनकी रिपोर्ट देती थी कि उनकी सेहत किस हालत में है और कितने ख़तरे से दो चार हैं। तो उस लिहाज से तो उनके बाहर जाने में इमरान ख़ान साहब का भी रोल था, क्योंकि अगर इमरान ख़ान ना चाहते तो भी वो बाहर नहीं जा सकते थे, जनरल बाजवा ना चाहते तो भी बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ISI एक इतनी ऑपरेशन नवाज शरीफ जैसी शख्सियत से मुतालिक कर रही हो और उससे आर्मी चीफ आगाह ना हो। तो इस हवाले से भी उनकी बात में मुझे कोई ज़्यादा वज़न नज़र नहीं आता। जो तीसरी बात है कि एक्सटेंशन वाली,
तो उस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पहली एक्सटेंशन थी उसके लिए बड़े जतन हुए थे। मुस्लिम लीग नून जो मुखालिफ जमात थी उसको मनाया गया था। तो ये सारी कोशिशें जब हो रही थी तो ये उनके इल्म के बग़ैर नहीं हो सकती, और अगर उनकी ख्वाहिश ना होती तो वो उन कोशिशों को ना करने देते। तो इसलिए इस हवाले से भी मैं उनकी राय से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। अच्छा सर, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब ये कहा करते थे कि बड़ा मुश्किल हो गया था ख़ासकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए नवाज़ शरीफ को उस हालत में जेल में रखना, और इवन अगर बीमार ना भी हों तब भी जेल में उनको रखना, ये भार नहीं बर्दाश्त हो रहा था। इसलिए जो पहल की थी वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही थी कि चले आपको बाहर भेज देते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस जाविये से भी देखना चाहिए इसको, इसमें भी कुछ वज़न हो सकता है? मैंने तो आपको बता दिया ना कि वो सारा ऑपरेशन ISI का था और जनरल फैज़ उसको लीड कर रहे थे, और वो जो भी वजह थी, जो भी उनकी राय बनी थी, लेकिन वो उनको निकाल के बाहर भिजवाना चाहते थे। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतने बड़े ऑपरेशन से जनरल बाजवा साहब आगाह नहीं थे। उमर चीमा साहब, आपकी क्या राय है? ख़ासकर ये जो बात हो रही है कि साजिश एक्सटेंशन पर जनरल बाजवा जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अलीना, मेरा जो ज़्यादातर मैं जो रहनुमाई लेता हूँ, मैं फैक्ट्स लेता हूँ, फैक्ट से, हकायक से, जो हकायक मेरे तक पहुँचते हैं और मैं उस बुनियाद पर अपनी एक राय बनाता हूँ। यानी अदरवाइज ये है ना कि बहुत सारी चीज़ें एक परसेप्शन की बुनियाद पर भी होती हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के मामले में बिलखुसूस, क्योंकि इतने यानी कि 70 सालों से 75 सालों से उनका एक किरदार पॉलिटिक्स में है, तो अगर वो किसी स्टेज पर नहीं भी था तो वो भी उनके खाते में जाता है। यानी कि वो कोई बंदा इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। वो बेशक आप कुरान की कसम उठाएं या कोई और कसम उठाएं तो लोगों के लिए उसको हजम करना मुश्किल होता है। जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, अदम एतमाद आई मेरे ख्याल 9-10 अप्रैल को आई है। मैंने 30 मार्च 2022 को मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और जितनी भी जमातें हैं ख़ास तौर पे जो कि एस्टेब्लिशमेंट, जिनके बारे में एक तसव्वुर किया जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इधर उधर नहीं होती, उनके लोगों से मेरी बात हुई थी, और अलग अलग लोगों से बात हुई थी, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। जो ज्यादातर बात मुझे सुनने को मिल रही थी वो वही वाली थी जो सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं ना, कि बाप वालों की या बाकियों की, कि वो कहते हैं जी कि हमसे कोई राब्ता नहीं कर रहा, या हम पूछ रहे हैं कि किस तरफ जाएं, किसको वोट देना है, तो हमसे कोई राब्ता नहीं कर रहा। तो उस लिहाज से तो मुझे यही लग रहा था कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है तो कोई इस अंदाज में है, कोई बड़ी बारीक गेम डाल रहे हैं कि कोई बज़ाहिर जिस तरीके से उनका नजर आता है लोगों को हरास करने का या उनको एडवाइस करने का, वो नजर नहीं आ रहा, वो नहीं था। बाकी अगर उस मौके पे ऐसा भी हुआ कि 3-4 मौकों पे, जैसा कि वो बिलावल भुट्टो ने खुद बात की थी कि जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान खान असम्बली डिसॉल्व करने को तैयार हैं, आप लोग तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस लें, तो इससे भी ये अगर बात जो है जनरल बाजवा इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे होते तो बिलावल भुट्टो को ये बात करने की क्यों जरूरत थी। इसी तरह वो सुप्रीम कोर्ट का जब मामला था उसमें भी यही था जी कि किसी तरह ये मामला खत्म हो जाए। इवन एक स्टेज थी कि जब इमरान खान, नवाज शरीफ और जनरल बाजवा तीनों ये चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए, नहीं हो पाए। हम तो आमतौर पे तसव्वुर करते हैं ना जी कि वो उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर पता नहीं चल सकता। बाज का जो प्लानिंग है वो उसमें कोई ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि कोई और दरमियान में कोई जो आपके कंट्रोल में नहीं होता वो आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनका रोल था। अब यह है कि ये साजिश किसने बनाई है, ये इमरान खान ने बनाई है। इमरान खान के अपने बयान देख लेना कि कितने सच्चे होते हैं। हम तो जिस बुनियाद पर बात कर रहे हैं कि एक तरफ बंदा कुरान की कस्में दे रहा है और हम उसकी बात मानने को तैयार नहीं है, एक तरफ एक बंदा है जिसका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है झूठ बोलने का, जिस तरफ उनकी ऑडियोज आ चुकी हैं कि लेट्स प्ले, हम उस बंदे की बात को अभी भी उतनी ज्यादा अहमियत देते हैं। दूसरा बंदा एक तरफ कुरान उठा रहा है, हम उसको अहमियत नहीं दे रहे। ये तो मैं नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात कर रहा हूं। जहां तक एक्सटेंशन की बात है, एक्सटेंशन की बात, ये वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है मीडिया पे कि परवेज हटक को भेजा नो कॉन्फिडेंस के दौरान को 12 या 14 मार्च की बात है जनरल बाजवा के पास। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान आपको एक्सटेंशन देने को तैयार है। जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने एक्सटेंशन का मुतालबा नहीं किया। बाद में उनका ये ख्याल था कि शायद हमको कम दे रहे हैं। बाद में उन्होंने असद उमर को भेजा। असद उमर ने कहा जी कि तो फॉर लाइफ आर्मी चीफ बनाने को तैयार है। ठीक है, उसने कहा भाई मैंने बात नहीं की।
अगर ये बात जो है उस टाइम नहीं थी तो फिर यानी कि जो बंदा आपको 2 साल 3 साल के लिए एक्सटेंशन देने को तैयार है, मैं वैसे एक लॉजिक की बात कर रहा हूं, तो अगर आपने उस टाइम एक्सटेंशन नहीं ली तो आप एक पीडीएम की गवर्नमेंट को ला के फिर 6 माह की एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हैं? 6 माह की एक्सटेंशन आपको क्यों चाहिए थी कि अगर आप पहले एक्सटेंशन लेने को तैयार नहीं है? ये वो बात है जो पीटीआई वाले भी मानते हैं, ये खुद बात कर चुके हैं कि ये उनको इमरान खान खुद कह चुके हैं कि मैंने कहा था जी अगर एक्सटेंशन का मसला तो हमसे ले लो, ठीक है। और अगर वो, और जब इमरान खान चले गए हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई है, तो लान तान तो जनरल बाजवा की शुरू हो चुकी थी, तो 6 माह मजीद उन्होंने चाहना था कि भाई कि मेरी ये लान तान हो। तो लिहाजा मेरे साथ तो अगर बात करें ना, मैं उसको रैशनली एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं रोजाना हर बंदा बयान दे रहा होता है, वो बयान किस हद तक दुरुस्त है। अभी ये देख लें जो धरना कमीशन की रिपोर्ट आई है जनरल फैज की, मेरी तो कोई हमदर्दी नहीं है जनरल फैज के साथ, लेकिन उधर शाहिद हकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के थे ना जो शाहिद हकान अब्बासी हैं, वो कह रहे हैं जी मैंने हुक्म दिया था। अब वो किस वजह से हुक्म दिया था, आप जिम्मेदारी तो अपनी ले लें ना, ठीक है। और दूसरी बात जो एक्सटेंशन वाला है उनको तो देखना, लेकिन अच्छा एक्सटेंशन, हाँ, नून लीग वाले जो हैं उस टाइम इन्होंने जो एक गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया था, मैंने नून लीग वालों से पूछा कि आपको कोई किसी तरफ से आर्डर आया था कि आपने ये साथ देना है? और मैं जो शरीफ खानदान है उनके एक अहम फर्द के हवाले से आपको बात एट्रीब्यूट उनसे कर रहा हूं जो मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा जी कि मियां साहब ने कहा था कि हमने एक्सटेंशन के लिए किसी बात का मुतालबा नहीं करना, कि हमने एक्सटेंशन देनी है। अब मेरी इसकी तशरीह ये है कि आप एक तरह का ना एक वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर था इनके ख्याल से कि हम जो है ना मुतालबा नहीं करते, लेकिन अगर एतमाद हमारा बहाल हो जाता है तो बाकी जो चीजें हैं ये हमारे रिलेटेड इश्यूज हैं वो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन उस टाइम इन्होंने नहीं किया, तो वो कहते हैं कि हमें तो किसी ने नहीं कहा था। तो लिहाजा जिधर जिसका नैरेटिव फिट होता है उधर से वो बताते हैं कि दबाव आ रहा है, जिधर उन्हें लगता है कि हम खुद बदनाम हो रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं हमने ये फैसला इंडिपेंडेंटली किया था। तो नवाज शरीफ की रवानगी वाली है, इसका मुझे नहीं आइडिया कि यानी कि मेरे पास कोई ऐसे फैक्ट्स नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे मैं बता सकूं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनको किसी डील के तहत भेजा गया था या आईएसआई जो कर रही थी क्या ये एक माहौल तैयार कर रही थी कि उसके लिए कोई इमरान खान को कायल किया जाए या जनरल बाजवा को किया जाए, इसके बारे में मेरे पास क्वेश्चन। ये जो आपने हुकूमत साजिश वाली बात की ना कि आपको नहीं लगता कि कोई उस तरह से किरदार है, नेचुरली सब ने कहा कि कोई वहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था जो अमूमन रिस्पॉन्स के लिए देखते हैं, तो क्या ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा किरदार नहीं हुआ या एक बहुत बड़ा सिग्नल नहीं हुआ कि आपने बिल्कुल खामोशी रखी और खामोशी से सबने सिग्नल दिया कि बिल्कुल नहीं करना? तो इस तरह तो इसको ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको इस सेंस में देखें, ये भी एक आयरनी है कि एक तरफ हमारा मुतालबा है और हम इस फोरम पर कई दफा बात कर चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ ये है कि वो कह रहे हैं जी कि हम निकलना चाहते हैं और हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट काबू आ रही है। पहले हमें ये एतराज होता था जी कि वो अपोजिशन के खिलाफ क्यों इतनी कवर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करते थे कि उनके खिलाफ कोई नैब में भेज दिया, किसी को जेल में कोई और केस बना दिया। इधर अगर वो अगर दरमियान में से निकल रहे हैं तो हम उनको कह रहे हैं कि आपने उनको क्यों नहीं बचाया। अच्छा। तो इन अ सेंस अगर इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उनका न्यूट्रल होना भी असल में इमरान खान के लिए ये कोई बुरी खबर थी, क्योंकि इमरान खान का हुस्ने सलूक तो किसी के साथ सबके साथ ऐसे ही था ना कि ना अपने इत्तेहादी जो है उनको वो मिलने को तैयार थे और ना अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनसे आईबी के वो फोन टैप करा करा के उनको डराते रहते थे कि मुझे पता है कि तुम रात को होटल में किधर थे, फलां जगह पे किधर थे। तो लोगों के उनके साथ ताल्लुक तो अच्छे नहीं थे, तो इन्होंने एक रूल बाय फियर था उनका। तो वो जब एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी तो सब लोग उन्होंने निकलने की कोशिश की। अच्छा, महमल साफी साहब, भट्टी साहब, कोई और कुछ ऐड करना चाहता है? जी मैडम शेख, एक बात जी मुख्तसर बात रखिएगा। जी बिल्कुल, सिर्फ एक बात करूंगा। वैसे तो 9 मुलाकातें कही हैं ना ये नवाज शरीफ साहब के जाने में, और ये नवाज शरीफ साहब ने कुरान पर हुसैन नवाज को कहा था कुरान लेकर आए, 9 सियासतदान इनके बैठे हुए थे और इधर से ये गए, इन किसी पार्टी के बंदे को नहीं पता था, तो उन्होंने कहा ये बाहर नहीं जाएगी। ज़रा किसी दिन नवाज शरीफ साहब से पूछिएगा कि जब वो लंदन पहुंच गए थे तो कुरान पर हलफ लेकर एक्सटेंशन क्यों दी? वो इसी का रद्द अमल था कि वो लंदन पहुंचे थे, लंदन पहुंचाए गए, लिहाजा उन्होंने एक्सटेंशन दी। ये मतलब उसकी एक्सटेंशन मामले के ऊपर भी कहीं ना कहीं वहाँ से ये नेचुरली नहीं था
जैसा अभी उमर कह रहे हैं? जी जी, सेकंड एक्सटेंशन, यस, सेकंड एक्सटेंशन जन बाजवा साहब भी इंटरेस्टेड थे और नवाज शरीफ साहब। सेकंड एक्सटेंशन कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं, वो जो बातें सेकंड एक्सटेंशन की चल रही थी, मेरा ख्याल है भट्टी साहब वो कह रहे हैं। नहीं, ये पहली की बात कर रहे हैं, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं। कुरान मजीद का इशू उस टाइम आया था, यानी हलफ वाला, कि जब सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ मामला पार्लियामेंट में गया था और नून लीग ने वोट देना था, जो कानून साजी होनी थी, उस टाइम की बात है ये, कुरान पर हलफ की। भट्टी साहब? जी 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 जी, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी उमर, अपना काउंटर दे। नहीं, मेरा कोई काउंटर नहीं है। भट्टी साहब कह रहे हैं कि मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूँ। वो असल में गलती से, एक तो ये है ना कि जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट होगी, वो उसको शायद उधर से गिनते हुए उनकी पहली एक्सटेंशन को दूसरी कह रहे होते हैं, तो मैं उसके जवाब में कह रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूं कि जब ये कानून साजी हुई, या उनका ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ तो उस टाइम लंदन में थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, ओके। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कुछ सियासी बातें भी करते हैं। वेलकम बैक। खबर यह है कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना में शामिल काफ़ी लोगों के नाम ECL से हटाने का हुक्म दे दिया है। अब काफ़ी नज़रियों से देखा जा रहा है इस खबर को। फवाद चौधरी साहब को ही ले लीजिए, वो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। वो कहते हैं कि ये जो कदम है ये दुरुस्त समत में कदम लिया गया है हुकूमत का, इससे सियासी दर्जा हरारत को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी जानिब देखा यही गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौक़िफ़ पर कायम है कि इमरान खान की रिहाई और इलेक्शंस में मुबैना धांधली से कम किसी सूरत बात नहीं होगी और किसी इकदाम को माना नहीं जाएगा। अब ऐसी सूरत में ये जो हुकूमत ने कदम लिया है, क्या ये एक मुस्बत कदम और तहरीक इंसाफ से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा? यही पूछते हैं। भट्टी साहब, आपसे जानना चाहूँगी, इसको किस तरह से पसीद किया जाएगा? पहले तो ये ज़रा अफलातूनों से पूछें, अपने बड़ों से पूछें कि ये नाम डाले क्यों गए थे, कितने लोग भागने लगे थे, कितने लोगों ने भाग जाना था, और अब निकाले क्यों हैं? कोई ऐसी हुकूमत की कितनी एक है मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई अचानक, धड़ाधड़ आप नाम डालते हैं, धड़ाधड़ आप नाम निकाल देते हैं, ना डालने की वजह ना निकालने की वजह। एक्स बंद है, ट्विटर बंद है, क्या सराइयों पर, बाकी सोशल मीडिया बंद होने जा रहा है, क्या सराइयाँ। अभी एक हमारे बाबर सत्तार, जस्टिस बाबर सत्तार का जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की उनकी किरदार कुशी हो रही है, वो पता नहीं कौन कर रहा है। तो ये क्या हो क्या रहा है, यानी कभी एक तरफ होता जाता है, दूसरी तरफ करते जाते हैं। इससे क्या बेहतरी आएगी? कौन है इनमें से बेहतर करने? अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बन गए, ज़ाहिर है आप भाग नहीं सकते। और अली अमीन गंडापुर साहब खुद तहरीक इंसाफ में आजकल अंडर फायरिंग है, यानी उन पे फायरिंग तहरीक इंसाफ में हो रही है, और उनकी मुलाकातें पहले की और आपकी सामने आती जा रही हैं। तो लेकिन क्यों ऐसा? सर, बट मुराद सईद, आजम सवाती, असद उमर, चले असद उमर को नहीं डालते, मुराद सईद, आजम सवाती, फ़रोग नसीम टाइप लोग, शीरी मज़ारी, अहम नाम है जी। मुझे बताइए, आजम सवाती साहब और मुराद सईद साहब की बात कर लेते हैं। मुराद सईद साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल से ज़मानतें नहीं लीं, या कुछ में केसों में उनकी ज़मानतें रहती हैं। तो क्यों डाला था और अब क्यों निकाला है? ज़रा वाज़े करें ना, हुकूमत वाज़े करे कि मुराद सईद से क्या क्या ताल्लुकात वो ठीक करना चाहती है। तो क्या इससे ताल्लुकात ठीक होंगे? नहीं। आज भी इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंडेट चोर हुकूमत है, ये अकलियती हुकूमत है, ये फार्म 47 की हुकूमत है ये, और जिस तरह इंतज़ामिया और पुलिस ने ज़िमनी इंतखाबात में कुचला है हमें, और जिस तरह ये अदलिया देखती रही है कि ये हम क्रश होते रहे, अदलिया खामोश तमाशाई बनी रही, और जिस तरह ये हुकूमत बनी है, हमें अक्सरियत थी अकलियत में बदल गए, वो अकलियत थे अक्सरियत में बदल गए। इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनसे कोई राब्ता नहीं होगा। पहले मेरा मैंडेट वापस करें, फिर मैं बातचीत करूंगा। तो आप दे दें उनको मैंडेट, फिर उनका वापस। तो फिर वो नवाज शरीफ साहब, मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब की सीट समेत। भट्टी साहब, ये बताइएगा, आप ये कह रहे थे कि पहले तो हुकूमत अपने बड़ों से पूछे, अफलातूनों से पूछे कि क्यों डाले थे नाम। ये अफलातून कौन है आपके ख्याल में? शहबाज शरीफ साहब, वो तो हुकूमत का हिस्सा है। आपने कहा ना हुकूमत अपने बड़ों से पूछे। आसिफ जरदारी साहब,
मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत अफलातूनों से पूछे, मैंने कहा कि मैं अपने बड़ों से पूछना चाहता हूँ, इन अफलातूनों से पूछना चाहता हूँ कि डाले क्यों थे और अब निकाले क्यों हैं। ओके, क्या अचानक एक दिन अच्छा लगा है पीटीआई का क्या निकाल दिए, क्या अच्छा लगा है उनका के डाल दिए। मैमल, आप इस इकदाम को किस तरह से देख रही हैं, एनालाइज करती हैं? देखिए लीना, मैं तो इस इक़दाम को बहुत यानी कि दुरुस्त फैसला है और अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस वक्त जो है एक एक्सट्रीम पोजीशन पीटीआई ने तो ली हुई है। वो तो हमें पता है, वो आज की बात तो नहीं है। वो बेशक इमरान खान साहब की जब अपनी हुकूमत थी तब भी, और उस वक्त की अपोजिशन जो कि उनके वजह से जो है प्रोजेक्ट इमरान की वजह से जो सजाएं भुगत रही, वो तब भी आगे हाथ बढ़ा रहे थे और कह रहे थे मिसाक मीशत कर ले, लेकिन उन्होंने तब भी इनकार किया। और हालांकि वैसे यूजली होता है यही है, हम भी यहाँ पर बात करते हैं कि ये माहौल जो है ये हुकूमत को ही बनाना होता है, कि सीबीएम हुकूमत की तरफ से ही होने चाहिए। तो पीडीएम की जब गवर्नमेंट आई तब भी उन्होंने इनसे बातचीत का कहा, इन्हें कहा असेंबलियों में भी वापस आ जाए, और ये तो खैर हमने 2013 में भी देखा। अच्छा, मसला ये है लीना कि ये चाहते, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये मैं आपको बता दूं कि वो नून लीग हो खा वो पीपल्स पार्टी हो, वो वाकई ही ये कोशिश कर रही हैं कि माहौल जो है वो बनाया जाए, बेहतर किया जाए, हॉस्टिलिटी कम की जाए। तो ये जेस्चर्स इसीलिए जो है, और भी शायद हो सकता है कि इस तरह के जेस्चर्स जो है वो उनकी तरफ से सामने आए, क्योंकि वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह ही देख रही हैं, मतलब एक कोशिश ही देख रही हूं, सिर्फ वो कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या है लीना, कि ये पीटीआई को दूसरा कदम बढ़ाना है ना। हुकूमत तो अपनी पिछली 16 माह की गवर्नमेंट में भी कदम बढ़ाती रही, लेकिन बट मसला ये है ना कि वो तो बढ़ाती रही, लेकिन पीटीआई आप बिल्कुल ये समझ रही हैं, लेकिन जैसे भट्टी साहब ने कहा कि तहरीके इंसाफ तो इसको सीबीएम की तरह देखती नहीं है। सलीम साफी साहब, आपका क्या तज्जिया है? क्या आप भी इस कदम? लीना, ऐसी बात नहीं है। आप पीटीआई के लोगों से अगर बात करें ना, तो वो इस चीज को एक्चुअली ये समझते हैं कि माहौल बेहतर होगा अगर इस तरह की चीजें हुई। लेकिन मसला वही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो एक्सट्रीम पोजीशन लेकर बैठे हैं, उसकी वजह से ये मुझे लगता है कि कामयाब नहीं होगी। हालांकि हुकूमत चाहती है कि हॉस्टिलिटीज खत्म हो। चले, एटलीस्ट हम हमेशा हुकूमत के ऊपर तनकीद करते थे ना कि उन्होंने अपनी तरफ से अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। सलीम साफी साहब, आप बताइएगा, पहले जरदारी साहब की तरफ से पैगाम जाना उनके इनॉग्रल खिताब में, फिर अब ये कदम उठाना, क्या आप भी इसको एक अच्छे रवाबित करने की तरफ अपोजिशन के साथ कदम देखते हैं, किसी और तरह से देखकर? वजह क्या देख रहे हैं इसकी? मुझे तो इस हुकूमत के इक़दामात की कोई मंतिक समझ में नहीं आती। अब अगर आपने उनको रिलीफ देना है तो फिर उनके ख़िलाफ़ केसेस भी वापस ले लेना, लेकिन जब अगर वो केसेस उनके ख़िलाफ़ दर्ज है और वो मफरूर है तो फिर उनका नाम ईसीएल से निकालने का क्या फ़ायदा? तो या तो ये है कि केसेस भी वापस ले लिए जाते हैं और ईसीएल से भी नाम निकाल लिया जाता तो उनको रिलीफ होता। जब वो उनके ख़िलाफ़ केसेस दर्ज है तो ईसीएल से नाम निकालने का क्या फ़ायदा है? और ये इनका सिर्फ ये मामला नहीं है, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। अब मसलन चीनी इंजीनियरों के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी हुई थी, उसमें एक ऐसे आरपीओ को, जो आरपीओ हज़ारा है, जिसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। हम सब हैरान हैं उन दोनों का आपस में लिंक तलाश करने के लिए, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि उसमें आरपीओ हज़ारा का क्या कसूर था। अच्छा, तो आप वजह क्या समझते हैं फिर? हुकूमत ने क्यों एकदम से ऐसे ही ईसीएल से नाम, क्या सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है? ये हो सकता है सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए और ये तासुर देने के लिए, लेकिन बहरहाल इस हद तक अच्छा काम किया है कि उनके नाम ईसीएल से निकालें। लेकिन ये है कि अगर केसेस, अगर वो स्टिल रियासत को वांटेड है और उनके ख़िलाफ़ केसेस है और वो मफरूर है, तो फिर ईसीएल से निकालना के क्या जवाज़ है? वैसे उमर, जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं और उनका नाम ईसीएल से निकल गया है, क्या वो बाहर जा सकते हैं या उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी और वो फिर भी ट्रिगर हो जाता है उनका नाम जो एफआईए क्रॉस करते हैं? तो अलीना, ये देखना पड़ेगा कि ये वाली सूरत तो नहीं कि क्या कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका। बाज़ का ये भी होता है कि ईसीएल से निकाल के तो स्टॉप लिस्ट में डाल देते हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मुझे उनके कानूनी स्टेटस का नहीं आइडिया, एन मुमकिन है कि कुछ में से कुछ के बारे में अदालत ने हुक्म दिया हो कि इनका नाम निकाला जाए। अब ईसीएल से अदालत तो निकाल सकती है, आगे फिर ये स्टॉप लिस्ट में डाल देते होते हैं ताकि जो भी कोई एक ताहिरी हथकंडे हरबे जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो किसी तरह करते रहें। एक तो ये सूरत हो सकती है। दूसरा इसका पहलू ये है कि एक गवर्नमेंट लेवल पे एक सोच पाई जाती है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट तो हम आगे जिस तरह भी हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमने गवर्नमेंट बना ली है।
अब गवर्नमेंट के गवर्नेंस के साथ साथ हमें सियासत भी करनी चाहिए, और सियासत का मतलब यह है कि जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको कूल डाउन किया जाए। उसका मतलब यह है कि पीटीआई जो है इसके साथ को मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। ये भी सूरत हो सकती है जो आप बात कर रहे हैं कि अगर कोई उसमें अदालती हुक्म नहीं था तो इनके नाम निकालने हैं, तो उसका एक ये जवाब भी हो सकता है कि इन्होंने एज आ CBM एज आ एक एतमाद साजी की फजा पैदा करने के लिए ये किया। अब आपको शायद नोट किया हो कि पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान लचक दिखाए तो केसेस पर भी नजरसानी हो सकती। अब ये वैसे ये बड़ा अजीब सा बयान था कि आप अपना एक ओवरऑल एक बयानिया जो है उसको इतना कमजोर कर रहे हैं कि आप एक तरह से इकरार कर रहे हैं कि जो केसेस इमरान खान के खिलाफ बने हैं वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, उनमें कोई कानूनी लिहाज से कोई इतनी जान नहीं है। तो मुझे वैसे ये लगता है, जिस तरह पहले महमल ने भी बात की थी कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं आप उनसे बात कर लें, वो तो बड़े शांति चाहते हैं, यानी कि वो सुकून चाहते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बयानात भी इनफैक्ट इसी तरह से देते हैं मुश्तल किस्म के ताकि हमारा लीडर खुश हो जाए, लेकिन वो चाहते ये हैं कि कोई दिन सुकून के गुजर जाए तो अच्छा है। लेकिन क्या वो पीटीआई हैं या वो इमरान खान की आवाज है? तो बेसिकली तो असल चीज मैटर करती है कि क्या इमरान खान इस चीज के लिए तैयार है। अगर इमरान खान तैयार नहीं है तो ये सारे CBM करके जो इनकी मौजूदा पोजीशन है इसको भी ये कमजोर करेंगे कि अल्टीमेटली इसी चीज को पीटीआई इनके खिलाफ इस्तेमाल करेगी कि आप तो कह रहे थे कि इनके अगर इमरान खान लचक दिखाता है तो केसेस पर भी नजरसानी हो सकती है, उससे तो पीटीआई का बयानिया ही स्ट्रांग होगा। इनको मुझे कोई मिलता हुआ गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा। फिर वजह क्या समझ इस तरह के बयानात क्यों आ रहे हैं? अब ये है ना कि राणा साहब जो है वो चूंकि इस टाइम पार्लियामेंट से बाहर हैं तो इस वजह से, लेकिन बाकी सबका कुछ नहीं। महमल वांट्स टू ऐड समथिंग, सॉरी वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। महमल नहीं लीला, मैं सिंपल ये कहना चाह रही हूँ, जिस तरह जो उमर बात कर रहे हैं ना ये स्टॉप लिस्ट वाली, ये सुनने में यही आया है कि शायद इनको ECL से निकाल कर स्टॉप लिस्ट में, लेकिन जाहिर बात है मेरे पास, मैंने इस चीज को कंफर्म नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी आपको जी लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज जरूर कहूंगी कि फिर भी उसको इस नजर से देखा जा रहा है कि इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है और ये इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत जो है हॉस्टिलिटी के माहौल अगर कम कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे बॉल इज इन इमरान खान कोर्ट, वो जो चाहेंगे। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी चेयरमैन इमरान खान इसको किस तरह से लेते हैं, ये अभी भी सवालिया निशान है और हमारा पैनल भी इसके ऊपर डिवाइडेड है। आप अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पे कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।